अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, हर रोज सुबह सुबह उठ के ना कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जिससे ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई कराची में हालात और वाकयात कब ठीक होंगे। एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट मेरे सामने आई जो मैंने सोचा कि जरूर आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। रेस्क्यू 1122, इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि भाई इसको इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बनाया गया है। इसमें तमाम तर जो लोग हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन हकाइक क्या है ये आपके साथ में शेयर करते हैं। तो कुछ ऐसा है कि महकमा फायर ब्रिगेड की बदहाली, रेस्क्यू 1122 ऊंची दुकान अब फीका पकवान बन चुकी है। कराची में महकमा फायर ब्रिगेड की बदहाली के बरक्स सिंध हुकूमत के तहत रेस्क्यू 1122 को बैन अल-अक़वामी तर्ज पर शानदार इदारा बना दिया गया है। गुलशन इकबाल में इदारे के हेडक्वार्टर में कायम रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता है, जहां एक वक्त शिफ्ट में 36 ऑपरेटर्स ड्यूटी करते हैं। अब वहां पर तर्जुमान हसानुल हसीब ने इस नुमाइंदे को दौरा करते हुए बताया कि कंट्रोल रूम में सूबे भर से मौसूल होने वाली तमाम कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। कॉल फौरी तौर पर डिस्पैचर के जरिए करीब तरीन गाड़ी के अमले को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, जो फौरन रवाना हो जाता है। अच्छा जी, अब जो देखा गया और इसका आबादी के लिहाज से इसका जो तनासुब है वो इस तरह से है कि जो कराची की आबादी है उसके तनासुब से इनके पास 200 फायर टेंडर्स जो हैं वो होना चाहिए, मगर हैं कितने? इनके पास सिर्फ 3 बड़े और 7 छोटे जो हैं वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो आटे में नमक के मुतरादिफ हैं। अच्छा जी, रेस्क्यू 1122 के पास कोई फायर स्टेशन नहीं है, बल्कि अमला गाड़ियों के साथ फुटपाथों पर ड्यूटियां करता है। और उन्होंने बताया कि रेस्क्यू 1122 ने 4 आरजी फायर स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें एक गुलशन इकबाल में हेडक्वार्टर है, दूसरा इनका जो है ऑफिस वो राशिद मिनाज पर है। अच्छा जी, और फिर होता क्या है? होता यह है कि शहरियों के मुताबिक सिंध हुकूमत की ये जो पुरानी दुकान है, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से काम करता है, क्विक रिस्पॉन्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंध हुकूमत की हिकमत अमली शहरियों के लिए मजाक बनकर रह गई है। और अगर देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 के पास स्नॉर्कल भी अगर उस तरह से दस्तयाब नहीं है। अच्छा जी, और जो हैं ऑब्वियसली वो उस तरह से शायद पहुंच नहीं पाती हैं या उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग पहलू या अफसोसनाक बात यह है कि आतिशज़दगी और एम्बुलेंस के लिए भी कॉल्स उसी कंट्रोल रूम में वसूल की जाती हैं जो इनके गुलशन इकबाल में जो वाक़ है, इनका जो कंट्रोल रूम वहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन है और ये है जी ऊंची दुकान और फीकी पकवान के मुतालिक मैंने आज आपके साथ में खबर शेयर की। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जॉब अप्लाई करते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। उसकी रीज़न ये है कि वो गलत जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा ये देखकर जॉब अप्लाई करें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ ये होती हैं कि आप जो जॉब नहीं करना चाहते आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, आपका एक्सपीरियंस वो नहीं होता लेकिन फिर भी आप अप्लाई करते हैं। और जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा टूल है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऐप है वो लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन पे जाएं, जॉब सर्च करें, अपने एक्सपीरियंसेस लिखें, शेयर करें और वहाँ पर आपको आपके हिसाब से आपके मुताबिक जॉब मिल जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। और मौसम का हाल क्या है? मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि कराची में आज दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहेगा। चलिए जी, कराची का मौसम जो है वो तेज़ी से करवट ले रहा है। कराची का मौसम बदल रहा है। शहर में मौसम इस वक्त मौसम सर्द है, खुश्क है। अच्छा जी, उसके बाद आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 58% है। शुमाल मशरिक सिमत से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि शहर का फ़िज़ाई मयार जो है वो मुज़र है। अच्छा जी, ये हो गई मौसम के हवाले से खबर। अब कुछ बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट में आज कौन सी अहम समातें हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में आज गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुताल्लिक़ की समातें हैं जो कि आज सिंध हाई कोर्ट में हेयरिंग हो रही है। अच्छा जी, जो गोल्ड प्राइस हैं वो क्या हैं? सोने की जो प्राइस है वो है KG आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में 291 जो है डॉलर फी औंस तक बड़ी कमी हुई है। और आलमी मार्केट में जो सोना है उसकी जो प्राइस है वो $5214 फी औंस तक गिर गया है। अच्छा जी, पाकिस्तान में एक दिन में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी मुतवक्की हुई है और यही है कि कभी सोने के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन है। और एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि रोज़ाना कोई हादसा चला आता है ख़बर बन के और उसके बारे में बात करनी पड़ जाती है। एक अफसोसनाक हादसा वाक़या इस तरीके से हुआ कि ये कराची किमाड़ी में जो है एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें कुछ सूरत हाल ऐसी है कि बीवी और बच्चा जो हैं वो जाँ बहक हो गए। अब कराची के इलाके किमाड़ी में गाड़ी की जो मोटरसाइकिल है उसको टक्कर के नतीजे में मियाँ बीवी और बच्चा जाँ बहक हुए और पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ी सवार मौके से फ़रार हो गया। अब मुलजिम जो है उसकी तहकीकात के लिए जो है वो आगे कोशिशें की जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी जारी है। तो ये जनाब अलमिया है और ये हमारे शहर का वो अलमिया है कि कभी कातिल डंपर और कभी इस तरह के एक्सीडेंट
शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। बारहा बहुत दफ़ा इस हवाले से बात की गई, बहुत दफ़ा कहा गया कि किसी तरीके से ये मसला संभल जाए, किसी तरीके से ये मैटर जो है वो कंट्रोल हो जाए, लेकिन ये मसला कंट्रोल नहीं होता। लगभग 1 साल हो गया, हर रोज़ सुबह हम आपके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या शेयर कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आपको बता रहे होते हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। और कब तक कराची वाले ये सब कुछ सहेंगे, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ऑब्वियसली ये वो कौम है, कराची हाइट्स वो लोग हैं जो कि हिम्मत नहीं हारते। और वाकई जब भी कोई हमारे शहर का विज़िट करता है और दूसरे शहर से यहाँ आता है तो यही कहते हैं कि है तो ये सिटी ऑफ लाइट्स। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना सिटी ऑफ सक्सेस भी है, और इसको मज़ीद कामयाब बनाने के लिए आगे भी हम ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जज्बे हैं ना वो गिरते नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं दोबारा से हिम्मत करते हैं, दोबारा उठते हैं। तो ये सिटी ऑफ होप भी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि कराची में सारे मामलात, हालात जो हैं, वाक़यात ठीक रहें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको अपने ज़बरदस्त मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, शहर कैद में जो स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको भी बहुत सारे ऐसे मौके मिलने चाहिए जिससे वो अपनी रिसर्च कर सकें और अपने आप को मनवा सकें, और गवर्नमेंट को भी ये बता सकें, लोगों को भी ये बता सकें कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में आपने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी मेहनत से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अगर ऐसे में गवर्नमेंट भी इन स्टूडेंट्स का साथ दे दे, जैसे कि लाहौर में आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लैपटॉप दिए जाते हैं और उनको ये मौके फराहम किए जाते हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, रिसर्च कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो कराची में भी स्टार्ट किया गया है, और ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसके तहत यहाँ पर भी तलबा और तालबात को लैपटॉप्स जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं, और अभी इसका जो इनेकाद है, यानी इस स्कीम का जो आगाज़ है वो बस शुरू ही हुआ है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फहाद शफीक साहब मौजूद हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फहाद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो कांग्रेट्स कि आपने इस स्कीम का आगाज़ किया और अब कराची के तलबा जो हैं उनको भी ये लैपटॉप्स मिल सकेंगे। तो कुछ बताइए, क्या आगाज़ हो गया, कैसा रहा, क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये बताता चलूं क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का। मैं सिंध का कोऑर्डिनेटर हूं और ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नौजवानों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें। और वज़ीर आज़म का इस वक्त ये विजन है और मिशन है कि हम अपनी यूथ को एम्पावर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें, अपने आप को इस काबिल बना सकें। तो उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ वज़ीर आज़म दे रहे हैं, थ्रू गैजेट्स, थ्रू लोन्स, थ्रू मतलब आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं इंटरनेशनली, नेशनली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर हमारी लैपटॉप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसका कल पहला प्रोग्राम किया है हमने एनएडी यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ बच्चों को जो कि हाई अचीवर्स थे, डिजर्विंग थे, उनको लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी तरीके से ये सिलसिला सिंध की 8 यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ऑल टुगेदर 33 यूनिवर्सिटीज़ सिंध की, जिसमें से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेरिट के ऊपर, हाई अचीवर्स। और हम 8 यूनिवर्सिटीज़ में उसका प्रोग्राम रख रहे हैं, जहाँ पे हम सेरेमनीज करके उन बच्चों को नियरेस्ट यूनिवर्सिटीज को भी उसमें गैदर करेंगे और बुला के लैपटॉप हैंड ओवर करेंगे। इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 16,000 लैपटॉप हैं। 16,000 लैपटॉप फॉर सिंध यूथ। ये वजीर आजम की जानिब से बहुत अच्छा लैपटॉप, बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप, बहुत अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप दिया जा रहा है, और उन बच्चों को रिकग्नाइज कराया जा रहा है कि ये आपने अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी दिखाई अपने यूनिवर्सिटीज में और इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, तो ये वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से आपके लिए तोहफा है। सही, ये तो एक बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने कहा कि 16,000 लैपटॉप्स जो हैं वो दिए जाएंगे। अब कल आपने एनएडी यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर तलबा और तालबात को जो भी स्टूडेंट्स थे उनको लैपटॉप दिए, तो कितने लैपटॉप दिए और क्या प्लानिंग है? जिस तरह से आपने यूनिवर्सिटीज़ का कहा कि ये हमने सिलेक्ट किए हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में दिए जाएंगे, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको किस तरीके से सिलेक्ट किया गया है? जो लैपटॉप दे रहे हैं किन तलबा और तालबात को दे रहे हैं, उसका क्या जो है ना वो मयार है, क्या स्टैंडर्ड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में देने हैं, कितने तलबा और तालबात को देने हैं, क्या उसका ग्रेडिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक है, क्या उसका उनकी पढ़ाई से, एलिजिबिलिटी से कोई ताल्लुक है, किस तरह से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो की जा रही है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हमने जैसे एनएडी में किया ना,
तो एनईडी की हमारी जो मतलब सराउंडिंग्स की यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटीज हैं। टोटल हमने कराची से 2 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया है जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे, ग्रैंड इवेंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा। एक एनईडी यूनिवर्सिटी है हाँ। और एक सिंध मेडिकल, वो जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है कराची में। जी। उन दोनों यूनिवर्सिटीज में हम सेरेमनीज करेंगे और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके उनके बच्चों को भी वहां बुला के लैपटॉप दिया जाएगा। तो एनईडी की जो टोटल क्वांटिटी है वो 1451 1491 लैपटॉप्स की है। हाँ। जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के बच्चों को वहां गैदर करके और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि हमारा एक डिजिटल यूथ हब है, प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब। एग्जैक्टली। pmyp.gov.pk पे जाके कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है और उस पे जाके अप्लाई करे। मेरिट के ऊपर उनको लैपटॉप मिलेगा। जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हाई अचीवर्स हैं हर डिपार्टमेंट में, उन बच्चों को ये लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं वजीर आजम की जानिब से। अच्छा फहद भाई, ये इस हवाले से ना हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं और पहले भी आपने बताया था और पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि चले ठीक है, ये तो प्राइम मिनिस्टर यूथ हब पे जाके जो है अप्लाई करेंगे और फिर उनको लैपटॉप मिल सकेगा, लेकिन जो आम स्टूडेंट हैं, जो एक कॉमन स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं है, अभी ग्रेजुअली स्लोली उस तरफ बढ़ रहा है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है, ये बताएं। और मैं चाहूँगी कि वाकई प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से भी कुछ सोचा होगा कि डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी कुछ करना है। जी बिल्कुल। देखें, हर बच्चा हमारे लिए एक ही जैसा है और वजीर आजम ये बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हर नौजवान को अपॉर्चुनिटी मिले और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। पूरी टीम्स उन्होंने लगाई हुई हैं हर डोमेन में कि यूथ को एम्पावर करें, मैक्सिमम एम्पावर करें। तो एक प्रोग्राम हमारा नया अभी आया है, लैपटॉप फॉर एवरीवन। वो भी हमारे पोर्टल से जाके 18 से 30 साल तक के उम्र के बच्चे उस पे प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एआई बेस्ड एप्लीकेशन है। वो 4.5 लाख रुपए तक का लैपटॉप 18 से 30 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा वो इजी इंस्टॉलमेंट पे विदाउट मार्कअप हासिल कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जो हमारी एप्लीकेशन है प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब, तो ये जो यूनिवर्सिटीज में नहीं है बच्चे या किसको मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई आईटी के वो बिजनेसेस कर रहा है या ट्रेनिंग्स कर रहा है, तो ये वो बच्चों के लिए भी एक लैपटॉप फॉर एवरीवन वाला सेगमेंट निकाला है कि उसकी मतलब कि स्टार्ट फ्रॉम 150 और 4.5 लाख रुपए तक का लैपटॉप कोई भी बच्चा 0% मार्कअप पे इजी इंस्टॉलमेंट पे हमारे एप्लीकेशन से ले सकता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरह से 0% मार्कअप पे ले सकते हैं वहाँ पर अप्लाई करके। अच्छा ये बताएं कि और कराची के स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लान है, क्योंकि ये जो अभी आपने प्लान एग्जीक्यूट किया है ना, इसके बारे में आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जब ये प्लान शुरू होगा तो डेफिनेटली यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा और उनको ये पता लगेगा कि भाई अगर वो कुछ बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट है उनकी मदद के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको एक लेवल तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट है और काम कर रही है और उसी तरीके से काम हो रहा है जिस तरीके से पंजाब में स्टूडेंट को सहूलियात मिल रही होती। जी देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि बेसिकली वजीर आजम की जानिब से पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं है जी। तो वो हमारी एक एप्लीकेशन है, उस पे अब हमारे कराची के बच्चे जो कि बेचारे मतलब ऑल ओवर सिंध, अगर हम बात करें सूबा सिंध की, तो ये बच्चे जो हैं इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली एज कम्पेयर पंजाब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो 10 साल चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने बेपनाह अपॉर्चुनिटीज दी यूथ को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिए। अच्छा, अब हम क्योंकि वो वजीर आजम पाकिस्तान है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो हम यही चीजें सूबों के ऊपर, जैसे सिंध के अंदर मैं हूँ तो मैं डेफिनेटली कि अपनी लीडरशिप को भी बोलता रहता था। राना मशहूद साहब उनके साथ वहाँ पे एज ए चेयरमैन इसको देख रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और वो बहुत ज्यादा एक्टिवली देख रहे होते हैं। तो देखिए, इसमें ना 2-3 चीजें हैं, मैं अगर आपको बताता चलूं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास जो पोर्टल के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और उसमें स्कॉलरशिप है, इंटर्नशिप है, हमारे पास स्किल्स की ट्रेनिंग्स हैं, वोकेशनल और टेक्निकल, जो कि हम बच्चों को दे रहे हैं। 200 सेक्टर्स में ट्रेनिंग्स हैं नैफटेक के थ्रू, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। इसके अंदर हमारे पास लोन है, 75 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं हम बच्चे को, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास टैलेंट हंट है, हम 15 स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट हंट करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने जो उनके अंदर एबिलिटी है
उसको उजागर करें और उनको प्लेटफॉर्म हुकूमत की जानिब से दिया जाए जो कि नेशनल लेवल पे जाके रिकग्नाइज करें अपनी चीज़ों को। उसके अलावा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कमेटी है जो कि इंटरनेशनली और नेशनली एम्प्लॉयमेंट्स अभी इंशाल्लाह ताला जनरेट होने जा रही हैं। आपने देखा होगा कि वजीर आजम के बैक टू बैक जो डिफरेंट कंट्रीज के दौरे हैं या डिफरेंट कंट्रीज का डेलीगेशन पाकिस्तान आता है तो उनके साथ MOUs होते हैं, तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और डिफरेंट कंट्रीज भी हमसे मांग रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इटली ने भी हमसे काफी सारी टेक्निकल लोग मांगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। इसके अलावा कई अपॉर्चुनिटीज हैं नौजवानों के लिए, कई चीजें हैं नौजवानों के लिए। डे बाय डे उस एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ इन्हांस होता है। AI बेस्ड एप्लीकेशन है। मैं आपके तवज्जुह से हर नौजवान को ये मैसेज देना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब pmyp.gov.pk पे जाके प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब पे अपने आप को रजिस्टर्ड करें। वो AI बेस्ड एप्लीकेशन है, वो आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। वजीर आजम की जानिब से वहाँ पे बेपनाह अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है एंड आई एम श्योर कि तमाम स्टूडेंट्स ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। और बात वो ये है कि कराची के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इतनी स्पेस मिलनी चाहिए, उनको भी इतनी थपकी मिलनी चाहिए और उनको भी इतना सहारा मिलना चाहिए कि वो भी जो बाकी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं ना उनके तरह से आगे बढ़ सकें, आगे जा सकें। और जो लोग नहीं खरीद सकते लैपटॉप, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। चलिए जी शोभा, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल मीडिया का टाइम हो या फिर आपकी स्किन के लिए ऐसी चीज़ें जो कि हार्मफुल हैं, आपकी स्किन को वो डैमेज करती हैं। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये बड़ी ज़रूरी है। अब आप डिजिटल डिटॉक्स करें, अब आप अपनी बैड हैबिट्स का डिटॉक्स करें, अब आप अपनी स्किन के हवाले से उन चीज़ों का डिटॉक्स करें जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हैं, आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हैं। मगर ये क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुनिज़ा शेख मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं और अपने काम की बहुत एक्सपर्ट हैं और इनके मशवरे और इनकी रेमेडीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं। वेलकम टू द शो मुनिज़ा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप ये बताएं कि लाइफ से क्या चीज़ें माइनस कर देनी चाहिए तो आपकी हेल्थ, स्किन और लाइफ जो है वो परफेक्ट हो जाए, ऑलमोस्ट परफेक्ट के करीब हो जाए और आपकी जो स्किन है वो भी शाइन कर सके। सबसे पहले स्ट्रेस माइनस कर दें। राइट। स्ट्रेस मीन्स नेगेटिव थॉट्स। हाँ, नहीं, क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली देयर होता है और फिर वो आपको बहुत सारी डिसिप्लिन आपको नहीं रहने देता। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर लाइफ में आप चाहते हैं आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपका सब कुछ अच्छा हो तो डिसिप्लिन जो है, this is the most important thing that one should think of अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए। क्योंकि वक्त पे जो चीज होती है और क्वांटिटी के हिसाब से जो चीज होती है, क्वालिटी के हिसाब से जो चीज होती है, जो आपकी बॉडी को जरूरत है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी सेहत बरकरार रहती है। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि सेहत तो बरकरार रहती है लेकिन इसको लोग स्टेप टू स्टेप कैसे फॉलो करें, इसको कैसे कंटिन्यू करें? आप क्या समझती हैं लाइफ से कौन कौन सी चीज़ों के लिए ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है, स्टॉप करना बड़ा ज़रूरी है, डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी है? और क्या इसमें डिजिटल डिटॉक्स भी शामिल है? क्योंकि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया से भी है, क्योंकि उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि किसने क्या अपलोड किया है, उसके बाद आप स्ट्रेस लेते हैं, ओवरऑल आपकी हेल्थ ख़राब होती है, उसका असर आपकी स्किन पर भी आता है। जी मुनीज़ा। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो अगर आप इसे डिवाइड कर दें 3 हिस्सों में, एक चीज डाइट है। डाइट में आप शुगर को, रिफाइंड जितने भी ऑयल्स है उसको, और सॉल्ट जो है वो रिफाइंड है उसको, व्हाइट सॉल्ट जिसे कहते हैं, राइट। इन चीजों की जो केमिकलाइज्ड चीजें हैं, जो प्रोसेस हुई है, उनको कम से कम कर दें। हम ये नहीं कहते कि 100% खत्म कर दे, बिकॉज इट्स नॉट इजी। जो आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, इसका बेस्ट हल ये है कि आप कम कर दें। ठीक। और उसको इस तरह से मैनेज करें कि ना यूज करें, कभी यूज कर ले तो बहुत कम। एक तो ऑप्शन ये है कि आपने शुगर कम किया, सॉल्ट कम किया, ये ऑयल कम किया, प्लास्टिक की मटेरियल
एनवायरनमेंट में फिर दूसरा है डाइट से ये कर दें कम। एनवायरनमेंट में पाते हैं तो एनवायरनमेंट में अपने केमिकल वाले एनवायरनमेंट से दूर रहे। जो हम कर रहे होते हैं परफ्यूम उसको कम कर दें। सही। स्किन पे जो हम बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर रहे होते हैं उसको कम कर दें। ठीक। और जो प्लास्टिक की चीजें यूज हो रही होती है, हमारे जो यूटेंसिल किचन में यूज होते हैं उसको देखें कि मेलामाइन ना हो, उसको देखें बैक्टीरिया ना हो, साफ सुथरे हो, धुले हुए हो। हाँ ना बन रही हो, हर चीज एल्युमिनियम में ना बन रही हो, ना बन रही हो। आप पॉट ऐसे यूज कर ले जो इजीली आपको तांबा हम यूज नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव है। हम कली के बर्तन यूज नहीं कर सकते, हालांकि बहुत अच्छे से पकाने में उसमें आपको ताकत भी मिलती है। बट अगर कर सकते हैं तो इस ऑप्शंस पे आ जाए वापस। ये ज्यादा हेल्दी है और आपको लाइफ में बहुत सारे जो टॉक्सिन, मेटल टॉक्सिन आपकी बॉडी में जमा हो रहे होते हैं जिसको आपको डिटॉक्स करना पड़ता है, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी उसकी। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ वो कम हो जाती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोग बहुत सारी ऐसी हार्मफुल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक प्लास्टिक के बर्तन है, जिस तरह से आपने यूटेंसिल्स का या बर्तनों का जिक्र किया, प्लास्टिक के बर्तन हो गए। इसके अलावा अगर बर्तन गंदे हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया लगा हुआ है, दैट विल बी हार्मफुल। इसके अलावा सफाई का ख्याल नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है। हमारे यहाँ लोग ना हज़ारों रुपए का खाना खाते हैं मुरीज़ा, लेकिन डस्टबिन के ऊपर जो है ना वो शॉपर नहीं लगाते कि पैसे खर्च हो जाएंगे। तो सफाई जो है ना, यहाँ पर अगर कोई चीज़ सबसे महंगी है, आई मस्ट से कि अगर कोई चीज़ सबसे महंगी है वो है क्लीनलीनेस, वो है सफाई का ख्याल रखना। क्योंकि जब आप सफाई का ख्याल रखते हैं उसमें लोगों के पैसे खर्च होते हैं और वो वहीं पैसे नहीं खर्च करते। वो महंगे खाने खा लेंगे, महंगे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन शायद वो अपनी वार्डरोब साफ़ नहीं करेंगे, वहाँ बैक्टीरियाज होंगे। शायद वो वॉशरूम साफ़ नहीं करेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। शायद वो अपने किचन को उस तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। तो सफाई जो है ना, सबसे ज़्यादा सफाई या हाइजीन का ख्याल रखना आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है, जो शायद लोग इसको बहुत छोटी बात समझ के निगलेक्ट कर देते हैं। व्हाट डू यू से मुनीज़ा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सफाई निफ्स ईमान के तो है, लेकिन सफाई से आप देखिए आपकी जो वाइफ्स होती हैं घरों में, आपने देखा होगा जिन घरों में सफाई होती है वहाँ रौनक होती है। वहाँ जो आप देखेंगे, रौनक से मुराद मेरी ये है कि जब आपके दोनों शोल्डर पे फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने आपको प्रोटेक्शन के लिए फरिश्ते आपके साथ लगाए हुए, वो भी आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। जब उनको गंदगी फील होती है तो वो आपको बार बार माइंड में भी डालते हैं कि सफाई कर लो, ये कर लो। अपनी क्लटरिंग जो होती है आपके घर में उसको समेट लें, उस जगह को प्रॉपर कर लें कि आप जब बैठे हुए हो तो पीस ऑफ माइंड हो, नेगेटिव थॉट्स ना हो। कि क्योंकि आपका घर क्लटर्ड है ना, मतलब फैला हुआ है, गंदगी है, गंदे कपड़े हैं, गंदे जूते रखे हुए हैं, ऐसे आपने साफ करके नहीं रखे, उसी तरह आपका दिमाग भी होगा। क्योंकि हो नहीं सकता कि आपका दिमाग साफ हो और आपका घर गंदा हो। बिल्कुल से बिल्कुल ठीक कह रही हैं मुनीज़ा। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो आप सोच रहे होते ना वैसा ही आपकी सराउंडिंग में चीज़। अच्छा, बात सारी वही है ना कि सफाई का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। सफाई निफ्स ईमान भी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने रिस्क में भी बेहतरी चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिस्क में बेहतरी हो जाए, आपकी हालात बेहतर हो जाएं, आपकी सराउंडिंग में आप हैप्पी को लकी लगें और आपकी इनफैक्ट स्किन बेहतर हो जाए, तो आप घरों में भी जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ सफाई का ख्याल रखें। ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट लेके आती है। चलिए जी, शो में अब वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मुनीज़ा से कंटिन्यू करेंगे और मजीद करेंगे ढेर सारी बातें कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको डिटॉक्स करना है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो रही है, क्या क्या चीज़ें डिटॉक्स करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में रखनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मुनीज़ा हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले मैं एक रिसर्च आपके साथ में शेयर करती हूँ जिसका गहरा ताल्लुक है कि लाइफ से आपने ये चीज़ें डिटॉक्स करनी है। और ये है कि जी ठोस इकदाम अगर नहीं किए गए तो ये जो फालिज के केसेज है ना, इसमें इजाफा हो सकता है। और इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि लोग टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते, लोग सिगरेट नोशी करना नहीं छोड़ते, लोग जो वेपिंग है वो करना नहीं छोड़ते, लोग अपने लाइफस्टाइल से जो भी बुरी हैबिट है, बैड हैबिट्स हैं, उसको डिटॉक्स नहीं करते। तो अगर आप डिटॉक्स नहीं करेंगे तो जो बरतानवी स्ट्रोक एसोसिएशन है उसने भी खबरदार किया है कि अगर ठोस इकदाम ना किए गए तो फालिज के वाक़यात में 42% इजाफा हो जाएगा। और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। आपने अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ें माइनस कर दी हैं
जिन चीज़ों को आपको रखने की ज़रूरत है, आप वॉक नहीं करते, आप हेल्दी सोचते नहीं हैं, आप हेल्दी खाते नहीं हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ नहीं है, तो इस तरह से सेहत के लिए भी बहुत सारे खतरात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी, मुनीज़ा हमारे साथ है। मुनीज़ा, अब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि माइनस ऑल बैड हैबिट्स फ्रॉम द लाइफ, ये मेजर और इसके की पॉइंट्स कौन से हैं और ये कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो माइनस करें तो आपकी लाइफ जो है वो प्लस और पॉजिटिव हो जाएगी? हैबिट्स तो बहुत सारी हैं, एवरीवन हैज अ डिफरेंट हैबिट्स। यस। मोबाइल का एक्सेसिव यूज सबसे पहले, बिकॉज जब आप मोबाइल देख रहे होते तो आपने जितना भी अपना इंटरेस्ट का आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस इन दिस, वो आता रहता है, हाँ। वो आर कंज्यूम टू इट, आप इस साइड नहीं हो पाते। तो मोबाइल का कंजम्पशन कम करें, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उससे उसको डिलीट कर दें या उससे अनफॉलो होके आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा टाइम दें। नंबर 1, गिव योरसेल्फ टाइम। टाइम इस सेंस में कि एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ा सा नींद पूरी लें। नींद अगर आप पूरी नहीं ले रहे, रात भर जाग के फजूल बातें करते या मोबाइल देख रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं या अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेने, देखिए बैलेंस हर चीज में बहुत जरूरी होता है। बैलेंस आपको मिलता है, आप अपनी फिजिकल बॉडी का ख्याल रखिए, स्पिरिचुअल बॉडी का ख्याल रखिए और आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, बिल्कुल सही। फिर आप आ जाए एंटरटेनमेंट पे, इन तीनों से फारिग हो तो एंटरटेनमेंट पे आ जाए। इसमें आप मेंटल हेल्थ में जितनी आपको जो नॉलेज चाहिए आप उसको एक्वायर करें, जहाँ से सोर्स मिलती है आप वहां पे जाएं। डाइट का ये है कि आप बैलेंस डाइट यूज करें, उसमें देखें कि न्यूट्रिशन आपको पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, भूख लगे तो खाएं, भूख ना लगे तो ना खाएं, और सही डाइट खाएं। प्रोसेस मील कम से कम खाएं। प्रोसेस मील में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो केमिकल्स आपकी बॉडी को सूट नहीं करते, और प्लस जो फ्रेश खाने में और ग्रीन लीफी प्रोडक्ट खाने में और वेजिटेबल खाने में और फ्रूट्स खाने में फायदे हैं, वो प्रोसेस फूड या फ्रूट्स खाने में नहीं है। आप प्रायोरिटाइज कर ले कि ये चीजें मैंने करनी है। फिर आप अपनी फिजिकल बॉडी पे आ गए, फिर स्पिरिचुअल पर आ जाए। स्पिरिचुअल से आप डिसिप्लिन है, आपने इस टाइम उठना है, नमाज पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आपकी नमाज की आदत पड़ जाती है तो आप अपना वजू करते हुए धोते, बॉडी itself एक एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छी एनर्जी देने के साथ साथ उसके सेल्स को रिजेनरेट भी करती है और स्किन को क्लीन भी करती है। अगर आप बावजू होते हैं, मैं दावे से कहती हूँ आपकी बहुत सारी स्किन की डिजीजेस होंगी नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप वजू में रहते हैं तो आपको स्किन डिजीजेस नहीं होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपका ताल्लुक जो है ना कि वो हर वक्त रब से भी रहता है, आप अल्लाह की याद में भी रहते हैं, तो भी आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत पॉजिटिव चलता है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन जिक्र भी यही है कि आप अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह को याद करें। देखिए आपके ऊपर बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और हमारे मज़हब में तो ये है भी ना कि अगर आप वजू में रहते हैं तो जो शख्स वजू में रहता है उसका रिस्क भी अल्लाह ताला बढ़ा देता है, और डेफिनेटली उसके लिए उसकी सराउंडिंग में जो बरकतें होती हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वजू में होती है ना तो इविल एनर्जीज जो हैं वो भी आपको अटैक नहीं करती। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डम चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती है कि यार किसी से लड़ लें, किसी को टॉन्ट मार दें, किसी का बुरा कह लें, किसी को बैठ के नोटिस कर लें। सबसे बेहतरीन, अगर ज़िंदगी में आपने किसी से इनफैक्ट रिवेंज भी लेना है ना, अपने आप को बेहतर करें। तो ये सबसे बेहतरीन प्लानिंग होती है कि आप सफाई के साथ रहें। आप ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिटॉक्स कर दें, जैसे आपने कहा वजू में रहें, प्रोसेस जो चीज़ें होती हैं, फूड होता है, उससे दूर रहें, क्योंकि व्हेन यू स्टार्टेड मेटामॉर्फोसिस इन योर लाइफ ना, तो दैट विल चेंज योर होल लाइफ और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस मेटामॉर्फोसिस की बड़ी ज़रूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। और इससे पहले ना मुनीज़ा, हम डिजिटल डिटॉक्स के हवाले से भी एक पूरा हमने शो किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि उसमें भी हमने ये सारी बातें की थी कि डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को कितना टाइम देना है आपके पास, जो आपका क्वालिटी टाइम है। हैव यू एवर थिंक अबाउट दैट कि आपके पास क्वालिटी टाइम क्या है? आपका जो क्वालिटी टाइम है वो आपका फैमिली टाइम है या आपकी इबादत का टाइम है? तो जब भी आपने क्वालिटी टाइम आपके पास हो ना, तो या आप उस वक्त दुआएं मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, अगर उसके बाद आपने इबादत कर ली है, अपनी फैमिली को टाइम दे। दैट इज़ कॉल्ड योर क्वालिटी टाइम। आई डोंट नो कि लोग इसकी कैसी डेफिनेशन निकालते कि जी ये क्वालिटी टाइम हम इधर स्पेंड कर रहे हैं। व्हाट डू यू से ऑन दैट कि लाइफ में मी टाइम और क्वालिटी टाइम की कितनी ज़रूरत है? देखिए, क्वालिटी टाइम सिर्फ फैमिली नहीं होता और सिर्फ इबादत नहीं होती। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें क्वालिटी कहती है इसको, कि आप जो काम करके खुश होते हैं और उसका आपको बेनिफिट मिलता है। एग्जैक्टली। और वो बेनिफिट
स्पिरिचुअल होने से, रिलीजियस होने से सबका ही मिलता है, इंडिविजुअली मिलता है, हाँ ठीक है। हाँ हम एज अ मास में देखें, अगर हम में देखें तो हम एक दूसरे की कनेक्शन है हाँ। और एक दूसरे को कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये सपोर्ट जो सिस्टम है, इसमें हम देख रहे होते हैं कि कहाँ से इस बंदे को बेनिफिट मिल जाएगा, कहाँ से इसको मिल जाएगा। हाँ समथिंग फॉर अदर्स इज, मैं कहूंगी कि ज्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम होता है, बिकॉज उसमें जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो सेटिस्फेक्शन आपको वो मियाँ बीवी के दरमियान हो सकती है, दोस्तों के दरमियान हो सकती है, भाई बहनों के दरमियान हो सकती है। वही ना, ऑफिस बात में वही फैमिली की आ गई ना कि क्वालिटी टाइम आपको हो सकता है कि आप अगर सेटिस्फाई हो रहे हो तो हो सकता है आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के उनकी खिदमत करके मुतमईन हो रहे हो सकता है आप किसी ऐसे अननोन बंदे की मदद करके मुतमईन हो रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव एक्टिविटी एक्चुअली इज़ योर क्वालिटी टाइम, और फिर आप उन तमाम बैड हैबिट्स को डिटॉक्स कर देते हैं अपनी लाइफ से। अब सबसे ज़्यादा जो लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट होता है ना, वो दूसरों को देख के दूसरों का पीछा करना या दूसरों से कंपटीशन करना, नेगेटिव लोगों की ज़हनी हालत, ये चीज़ बहुत ख़राब हो रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुनिज़ा, राइट, you're right। इसके अलावा अगर आप देखें, क्वालिटी टाइम के अलावा, फैमिली के अलावा, डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में अगर आप देखें तो हर ऑर्गन की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। आप थोड़ा सा साइंस की तरफ आते हैं तो चाइनीज मेडिसिन में उन्होंने बॉडी के अंदर आपकी एक चीज चल रही होती है जिसे एनर्जी टनल के थ्रू रन होती है। उस चीज में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई इश्यूज आते हैं तो आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं या बॉडी फंक्शन सही करना नहीं है। तो 12 मेरिडियन जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसमें डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिवेशन एंड स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स होते हैं। उसको आपने उसको चैनल करना होता है। इसी तरह जैसे चाइनीज में है, इसी तरह अगर आप योगी को देख लें तो योगी अपने चक्रा को सही कर रहे होते हैं। कुंडलिनी योगा में देखें तो वो 7 चक्रास होते हैं। अब तो मेरे ख्याल में 8 चक्रा भी आ गया है उसमें, और साइंस है डिटेल में। ओके। और अगर आप देखें तो ये बॉडी के जो चैनल चल रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी लाइव हो और ये आपकी एनर्जी फ्लो सही से करती रहे। यही एनर्जी आपको अल्लाह से कनेक्ट करती है, या यही एनर्जी आपको अपने एनवायरनमेंट में मैग्नेटिज्म के, आप जब भी कहीं जाते तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते। जो एनर्जी आपके अंदर होती है वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। आप अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्लीन रखें, आपका माइंड क्लीन हो, आपका हार्ट क्लीन हो, आपकी बॉडी क्लीन हो, तो यू अट्रैक्ट जो आप चाहते हैं आपको मिलता है। और ये सच बात है, क्योंकि हम जब दुआ कर रहे होते हैं तो यकीन के साथ करना होता है हमको कि वो चीज आ रही है हमारे पास ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब दुआ कर रहे हो ना तो फिर यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला सुन रहे हैं और अल्लाह ताला बिल्कुल सुनता है। चलिए जी, यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो हम डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि लाइफ से बुरी हैबिट्स जो है वो माइनस करनी चाहिए। उस पर मुनीज़ा हमारे साथ थी। मुनीज़ा, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करते जनाब हम कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट के फैंस हैं उनका जो फीवर है ना वो अब हाई है, और ये जो फीवर है, ये जो शौक़ है ना, ये ख़त्म नहीं होना पाकिस्तानियों का। और जिस तरीके से अभी वर्ल्ड कप एक पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया को हमने दीवार से लगा दिया, वहीं पर कल का जो मैच है वो पाकिस्तान ने जीत लिया है। और जिस तरह से अब कल पाकिस्तान मैदान में उतरा और ज़बरदस्त किस्म से जो है वो साइम अयूब की परफॉर्मेंस रही, मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला। लेकिन अभी हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, और हम जब जाएंगे, अगर हम जाते हैं वर्ल्ड कप में या दीगर मैचेस हम अब फेस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी, इस पर बात करने के लिए माजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और अपने काम के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। उम्मीद है कि वीकेंड आज से शुरू हो रहा है, आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे सबका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरे। अच्छा, ये बताइए कल के मैच के हवाले से बताइए, कैसा रहा मैच, कैसे देख रहे हैं आप कल की परफॉर्मेंस को? अच्छा देखिए, लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 4-5 मेन प्लेयर नहीं आए, बिल्कुल ये हकीकत है, लेकिन हमने तो उनको नहीं कहा कि आप अपने मेन प्लेयर नहीं लाए। जो भी उनके रीजन थे, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया और 7 साल बाद ये मौका आया है। और क्रेडिट जाहिर है मोहसिन नकवी साहब और जो पीसीबी की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है कि 2018 के बाद
कल वो मौका आया जब T20 इंटरनेशनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और देखें, पाकिस्तान किसी भी महाज पर जीते, चाहे खेल के मैदान में चाहे किसी और महाज पर, एज ए पाकिस्तानी हमें खुशी तो बहुत होती है कि हमारा मुल्क जो है वो एजाजात हासिल कर रहा है, मैचेस जीत रहा है। तो T20 वर्ल्ड कप अब तो सिंगल डिजिट्स में टाइम रह गया, 7 तारीख से शुरू होना है, मेरे ख्याल 8-9 दिन रह गए। तो अच्छी जीत है पाकिस्तान के लिए। छोटी मोटी खामियां देखें, ये हर टीम में है, हाँ। पाकिस्तान टीम में है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक मोरल बूस्टिंग विक्ट्री कह सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक विक्ट्री बूस्टअप हुई है। और दूसरी बात ये है कि यही लाइनअप, अब जिस तरह से ये क्रिकेट के बारे में बात हो रही है ना, कि यही जो लाइनअप है ना, बेसिकली ये लाइनअप जाहिर करेगा, या ये लाइनअप जो है ओवरऑल प्रेजेंट करेगा कि हमारी स्ट्रेटजी आगे वर्ल्ड कप में अगर हम खेलते हैं तो क्या होगी। क्योंकि इंडिया ने भी इसी मैच पर नजरें जमाई हुई हैं, ये तीनों हमारे जो अब जो हमारे 2 T20s रह गए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं वो ये बात कहें या ना कहें कि जी हम तो, आपको पता है उनके जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा कि वो ये बात कर रहे हैं कि हम तो जी ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं और इससे हमें पता चलेगा कि ये किस प्लानिंग से मैदान में उतरेंगे। लेकिन एक्चुअल में वो पाकिस्तान को नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस लाइन ऑफ एक्शन के साथ कल मैदान में उतरा और इन्होंने कैसे जो है वो प्लानिंग की। और आई मस्ट से माजिद भाई कि हमारे पास 20 रन्स जो थे शॉर्ट थे, ऑल्दो वी वर प्लेइंग इन कद्दाफी स्टेडियम, तो वहाँ पर अगर हमारे पास 180 का टारगेट होता, अगर हम 180 अचीव करते, तब दैट वाज सुटेबल टारगेट। देखिए सबा, ये जो पिच थी ना कद्दाफी स्टेडियम की, अगर टॉस के वक्त आपने इस पिच को, जब रमीज राजा और बाजिद खान पिच रिपोर्ट दे रहे थे, तो रमीज राजा ने मैच के स्टार्ट में कहा था कि ये लो स्कोरिंग मैच होगा, पिच पर बड़े बड़े क्रैक्स थे, स्लो पिच थी और ड्राई पिच थी। मेरे ख्याल में ये स्कोर मैच विनिंग स्कोर था, बुरा स्कोर नहीं था। लेकिन क्रेडिट हमारे स्पिनर्स को जाता है कि जिन्होंने ये स्कोर डिफेंड किया और 22 रन से पाकिस्तान जीता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अच्छी जीत हासिल की है। आप देखिए, पहली गेंद पर साहबजादा फरहान आउट हुए, उसके बाद साइम अयूब और सलमान अली आगा की जो 74 रन की पार्टनरशिप थी, उसकी वजह से पाकिस्तान पहले 10 ओवरों में 92 रन बनाने में कामयाब हुआ। तो मेरे ख्याल में श्रीलंका में हमें इसी किस्म की पिचेस मिलेंगी, यही कंडीशन मिलेंगी। लेकिन थोड़ा सा लोग कहते हैं कि बार बार आप बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा ख्याल बाबर आजम ने 24 रन जरूर बनाए, 3 कैचेस भी लिए, लेकिन बाबर आजम की जो पेस है, कल देखिए उनका नंबर मजीद नीचे कर दिया गया। बाबर आजम ने कल अपना सवा मैच खेल रहे थे, अपनी ज्यादा क्रिकेट जो थी वो एज ए ओपनर खेली है, बाद में वो 1 डाउन पर आए, अब 2 डाउन उनको भेज दिया गया। इसका मतलब है कि टीम की जो रिक्वायरमेंट है, बल्कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि कल मैच के बाद सलमान अली आगा कह रहे थे क्योंकि श्रीलंका में स्पिनर्स का रोल ज्यादा होगा, तो अब सलमान अली आगा ही नंबर 3 पर आएंगे। और उसकी वजह ये आपने देखा होगा कि वो टांग रखकर जो स्वीप मारते हैं, तो स्पिनर्स के खिलाफ अब सलमान अली आगा को प्रमोट किया गया। लेकिन बाबर आजम 4थे नंबर पर आकर पाकिस्तान के लिए अब देखना है कि क्या डिलीवर करते हैं। फिर एक और प्लेयर ऐसा है जिसकी, बल्कि 2 हमारे बैटर्स ऐसे हैं, इनमें फखर जमान, उसकी भी मुसलसल नाकामियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक और हमारा जो विकेट कीपर है उस्मान खान, मेरे ख्याल में उस्मान खान ने अगर 18 रन बनाने हैं तो फिर तो मोहम्मद रिजवान क्या बुरे थे। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर भी अच्छे थे, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो उनके पास वसी तजर्बा था। तो मेरे ख्याल में अब जाहिर है टीम तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बाबर आजम को 4थे नंबर पर जाकर पाकिस्तान के लिए मैचेस को फिनिश करना है, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट में 4थे नंबर पर आपको बहुत ज्यादा ओवर कई बार मिलते नहीं है, क्योंकि टॉप 3 जो है वही बहुत सारे ओवर खेल जाते हैं। लेकिन उस्मान खान और फखर जमान, इनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, इनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें ना तो वो भी बहुत मैटर करती है। और एक प्लेयर जब मैदान में आता है, ग्राउंड में आता है ना, और जब वो पिच पे होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। कल आप देखें साइम अयूब ने जिस तरीके से बैटिंग की, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ऑब्वियसली एक होता है ना कि आप माइंड से क्लियर होते हैं कि भाई मुझे करना क्या है। तो अभी बात यही है कि बहुत अच्छी बात है कि हम ये मैचेस जो है वो हमारे यहाँ हो रहे हैं, और कल वाला मैच जो हम जीते, बिल्कुल इससे कहना चाहिए कि
एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, आपका जो क्रिकेट है उसके स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमें इस हवाले से मज़ीद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डॉट बॉल्स के बारे में बताएं कि चलें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर ये होता है तो वंस इन अ ब्लू मून इट हैपन्स विद द टीम, बट अगर ये पाकिस्तान का ना मसला है, इसके ऊपर बड़ी स्ट्रगल हो रही है हमारी टीम की, तो ये किस तरीके से ओवरकम की जा सकती है माजिद भाई? देखिए सबा, अगर आपने इतवार को आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, आकिब जावेद कह रहे थे कि हम लोग व्हाइट बॉल क्रिकेट को टेस्ट मैच स्टाइल में खेलते हैं। तो ये तो देखिए बात तय हो गई कि हमारे बहुत सारे बैट्समैन, बड़े बड़े नाम जो हैं, वो जिस स्टाइल की क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया में अब ये स्टाइल चलता नहीं है। अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने कोई मकाम हासिल करना है, मर्तबा हासिल करना है, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, तो हमें अब गियर चेंज करना होगा। डॉट बॉलें बहुत ज्यादा खेलकर जाहिर जो बाद में आने वाले बैट्समैन है उन पर प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को देखें ना, कल उनकी विकेटें गिर रही थी, लेकिन उनके जो मारने की रफ्तार थी वो कम नहीं हो रही थी। ये तो तब मैं अपने स्पिनर्स को क्रेडिट देता हूं कि उनकी उस हार्ड हिटिंग बैटिंग के दौरान उन्होंने न सिर्फ विकेट ली बल्कि स्कोर को भी कंट्रोल किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बैट्समैन या पाकिस्तान के वो जो प्लेयर्स चाहते हैं कि हम T20 क्रिकेट खेलें और T20 क्रिकेट में अपना नाम बनाएं, तो ये स्टाइल अब चलने वाला नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी तक स्टाइल अपनाया हुआ। आप देखें, सलमान अली आगा इसलिए बैटिंग में प्रमोट हो गए कि बाबर आजम तीसरे नंबर पर भी वैसी बैटिंग नहीं कर रहे थे। नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम भी हमारे हीरो है, लेकिन इस फॉर्मेट में जिसकी हम बात कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि बाबर आजम को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि इस रफ्तार से कभी कभार तो आप अगर लो स्कोरिंग मैच हो तो उसमें चले 40-50 रन करके मैच जितवा दें, लेकिन अगर अगली टीम को टारगेट देना हो तो फिर बाबर आजम उस स्पीड से खेल नहीं पा रहे, क्योंकि 110-120 की स्पीड वो जो स्ट्राइक रेट है वो अब दुनिया में चलता नहीं है। अब स्ट्राइक रेट आप देखें साउथ अफ्रीका वगैरह में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, इंग्लैंड में वो 190-200 रन का स्ट्राइक रेट है। वो पेस अपनाना पड़ेगी बाबर आजम। फखर जमान तो खैर तेज खेलते ही हैं, लेकिन उस्मान खान की जो रफ्तार है वो भी अब वैसी नजर नहीं आ रही जो हमने PSL में उस्मान खान देखा है। अब उस्मान खान आप देखें दिन ब दिन उनकी बैटिंग जो है वो स्लो से स्लो होती जा रही है। सही, चलिए बिल्कुल इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी छोटी छोटी कोताहियों को, गलतियों को पूरा कर लेंगे और देख लेंगे कि हमें क्या चीज़ें ठीक करनी है, तो आप यकीन करें कि हम अनबीटेबल टीम है। और वैसे भी हम अनबीटेबल, अनएक्सपेक्टेड टीम है, कभी भी किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। शो में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है क्रिकेट पे, बात हो रही है स्पोर्ट्स पे, और कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मैच जीता है और उसके बाद जो कहना चाहिए ना कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई है, टीम का जो मोराल है वो हाई है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह की फतूहात पाकिस्तान के हिस्से में आए और चाइकीने क्रिकेट जो है वो इस तरह की जीत से जो है उनको बड़ी खुशी होती है, और हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट आगे बढ़े। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना मामूली बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 3-4 बड़े प्लेयर्स तो आए नहीं, और माजिद भाई कह रहे थे कि भाई हमने तो नहीं कहा कि आप अपने बड़े प्लेयर्स नहीं लेकर आए, तो अब ये तो उनका डिसीजन है कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम स्क्वाड में जो है उन्होंने वो नाम अनाउंस नहीं किए, वो नहीं आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना और फिर जीतना ये एक बड़ी बात है। माजिद भाई थोड़ी सी पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करते हैं। पड़ोसी मुल्क में कंट्रोवर्सी का सिलसिला रुकता नहीं है। पाकिस्तान के साथ कोई भी यहाँ पर खुशी हो, कोई भी हमारे यहाँ पर न्यूज़ हो, उनको जो है उसके बारे में कंट्रोवर्सी करनी है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में इस वक्त अभी खेल रही है, हमारा तो फोकस उस पर है, और अगर पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के मैदान में हमारे सामने आया तो ठीक है, हमने तो जीतना ही है। मतलब ये कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चेंज होता जा रहा। इतना आसान तो नहीं है पाकिस्तान को हरा देना अगर हम फाइनल में जाते हैं तो। देखिए इंडिया को चाहिए कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, और हमारी क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट इंडिया वो 2007 के बाद से अब तकरीबन को 18 साल हो गए हमारे साथ बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं खेले। 2012 में हमने आखिरी बार भारत का दौरा किया था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 और वनडे इंटरनेशनल की सीरीज हुई थी। लेकिन इंडिया के बगैर भी हमारी क्रिकेट माशाल्लाह चल रही है और कामयाबी से चल रही है।
लिहाजा इंडिया को चाहिए कि वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करे। उनके यहाँ इसके बावजूद कि बहुत ज्यादा पैसा है, कंट्रोवर्सी तो खत्म नहीं हो रही ना। अब ये जो बांग्लादेश वाला ड्रामा रचाया गया, अब इंडिया से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। हमारी एक दोस्त है शारदा ओगरा, बहुत बड़ी सहाफी है भारत की। पिछले दिनों उन्होंने क्या जबरदस्त इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि आईसीसी तो लगता है कि इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस जो है वो दुबई में है। हाँ। तो अब इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल माजिद भाई, उन्होंने ये भी कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि इट्स मैटर ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, ये इनके फाइनेंस का मसला है और इंडिया की जो इजारादारी है इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने जितनी तनकीद की, आप यकीन करें, उन्होंने तो एक्सपोज कर दिया है। मतलब इंडिया के अपने अंदर उनके अपने जो सहाफ़ी हजरात हैं जिनकी आप बात करें, जिन खातून की, उन्होंने तो इनकी पूरी कलई खोल के रख दी है। उन्होंने तो एक बड़ा दबंग किस्म का इनके बारे में तज्जिया दिया है और फैक्ट सामने लेकर आई हैं वो। और शारदा ओगरा मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी सहाफी हैं, बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स में, अखबार, और बड़ा दबंग किस्म का तबसरा करती हैं। लेकिन इंडिया में रहकर इस तरह दिलेरी से बात करना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। वहां पर मैं जानता हूं आम मुलाकातों में बहुत सारे इंडियंस बीजेपी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आते हैं या कैमरे के सामने आते हैं तो उनका बयानिया चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे दिलेर लोग कम हैं। और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और खासतौर पर जय शाह जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं, उनको चाहिए कि अपनी अदाओं पर गौर करें और देखें कि क्रिकेट को वो कहां लेके जा रहे हैं। ये वो क्रिकेट तो नहीं है जिसको हम जेंटलमैन्स गेम कहते थे। वो तो अब अपने पैसे के बलबूते और ताकत की वजह से क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और दुनिया को स्प्लिट कर रहे हैं। लेकिन कल मोहसिन नकवी साहब की एक बड़ी अच्छी हमने स्मार्ट मूव देखी टेलीविजन पर। मैं तो कराची में था, मैच चूंकि लाहौर में हो रहा था, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को बुलाया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का एक वफ्द जो था वो लाहौर आया। वो देखे तो सही पाकिस्तान में क्रिकेट का क्या माहौल है। हमारे लोग सर्दी के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में कल कजाफी स्टेडियम आए, तो दुनिया को हम भी तो अपना चेहरा दिखाए ना। हमारे बारे में जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो लोगों को पता तो चले कि हमने अपने ग्राउंड्स को किस तरह अपग्रेड किया है। हमने अपने ग्राउंड्स में जिस तरह तमाशाइयों को सहूलतें दी हैं, फॉरेन टीम्स जब देखती हैं कि क्या खूबसूरत ये एनवायरनमेंट है जिसमें पाकिस्तान की टीम लाहौर में मैच खेल रही है, तो ऐसे पाकिस्तानी हमारा भी सर फखर से बुलंद हो जाता है कि हमने अपने ग्राउंड्स को इतने अच्छे तरीके से अपग्रेड किया है। फिर फॉरेनर्स को बुलाकर दिखाना और बताना कि देखें हमारे बात पर किया जाता है कि हम लोग हमारा मुल्क महफूज मुल्क नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तमाशाई बड़ी तादाद में आते हैं और ये क्रिकेट लविंग कंट्री है और लोग जो है वो क्रिकेट से प्यार करते हैं। यही वजह आप देखें कि कल सख्त सर्दी थी लेकिन बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने मैच देखा, मैच एंजॉय करके चले गए। और मुझे उम्मीद है कि सैटरडे संडे को अगले दिन मैचेस होने, क्योंकि छुट्टी वाले दिन मैच होंगे, इससे भी बड़ी तादाद में लोग आकर मैचों को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, बात वो ये ना कि हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और डेफिनेटली हम एक क्रिकेट लविंग नेशन है। अच्छा, ये बात इंडिया को भी पता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत देखी जाती है और इंडिया तो आप समझें कि उनके लिए तो क्रिकेट ही सब कुछ है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडियन स्ट्रेटजी और प्लानिंग पे अब उनका पूरा फोकस ये है कि जी वर्ल्ड कप है, उसमें उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी है। मतलब आपको ये सोच के हैरत होगी कि वहाँ की जो तज्जियाकार है बासित भाई, वो कहते जी न्यूजीलैंड, हमें तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसको तो वो हरा देंगे। वो कहते जी ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करो। यानी एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और फिर दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा रिलाय करना कि जी अभिषेक शर्मा और बुमराह एंड ऑल दैट, और हमें पता है कि किसके लिए क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनानी है। ठीक है, वो बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो स्किल्ड हैं और वो बहुत वहाँ पे सीख कर आते हैं। उनका जो प्रोसेस है, उनका जो बैकग्राउंड है, वो है ये कि उन्होंने क्रिकेट ही खेली होती है, उनको प्रूव ही करना होता है। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई अभी जो रीसेंट टीम इंडिया की है या वो स्क्वाड जो बनेगा, उनका जो फाइनल स्क्वाड होगा, उस हवाले से बताएं कि आपको लगता है कि वो इस तरह के सारे मैचेस जीत सकते हैं? इतनी कैपेबिलिटी है? मतलब बाकी टीम्स क्या कर रही हैं फिर? देखिए सबा, ये जो इंडियन कौम है ना, ये खुद फरेबी का शिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है। रिसेंटली
उन्होंने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, जी जी। लेकिन वो हर बड़े टूर्नामेंट से पहले ये अज्यूम कर लेते हैं हाँ। कि ये ट्रॉफी हमारी है। भाई आप मैच खेले, अच्छा खेले, टॉप के चले जाए, लेकिन पहले से ये कह देना कि हमने फलां को हरा देना, फलां को हरा देना। मैच तो देखिए ग्राउंड के अंदर होता है, जब आप उस दायरे के अंदर जाते हैं और दायरे के अंदर जाकर दूसरी टीम को हराते हैं, फिर पता चलता है कि आप में कितनी सलाहियत है। लेकिन वक्त से पहले ये कह देना कि मैं फलां को हरा दूंगा, फलां को हरा दूंगा, हाँ। मेरे ख्याल में ये चीज मुनासिब नहीं है। ये खुद फरेबी है, जिसकी वजह से वो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमने ये टाइटल हासिल करना है। जी। माजिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और बात वही है कि इंडिया खुद फरेबी का शिकार है, और उनके यहाँ जो जिस तरह से क्रिकेट का माहौल है ना, उसके बाद अगर आप देखें, ठीक है आपके क्रिकेटर्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर टीम को आप हरा दें और हर टीम जो है वो आपको मौका देगी। और स्पेशली पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में जाता है तो इस दफ़ा सिनेरियो चेंज होगा। इस दफ़ा पाकिस्तान आपको सरप्राइज़ देगा अगर हम वर्ल्ड कप में आते हैं तो। चलिए जी, शो में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि हम स्पिरिचुअली जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या हम कितना फॉलो करते हैं जो हमें हमारे दीन ने बताया है, जो कुछ हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है, हमारे दीन में क्या कुछ है, और इससे हमें कितनी बरकतें, फ़ायदे और रहमतें हासिल हो सकती हैं। लेकिन शायद हम बेखबर हैं, हम अपनी परेशानियों के लिए दर दर भटक रहे होते हैं, हम अपनी परेशानियों के लिए जो है लोगों से शिकवे गिले कर रहे होते हैं, हमारे घर में ये परेशानी है, हमें ये मसला है, हमें वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, हमारा दीन, हमारे पास ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा तरीका है जिस पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को न सिर्फ कामयाब बना सकते हैं, बल्कि इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को रहमतों बरकतों से भर सकते हैं और अपनी नेकियों में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि नेकियां करते रहना चाहिए और फिर अपनी नेकियों में इजाफ़ा करते रहना चाहिए, और ये उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि आपने जिसके साथ नेकी की है वो आपको क्या सिला दे, क्योंकि नेकी का सिला देने वाला अल्लाह है। और नेकी करें अल्लाह के लिए, अच्छाई करें अल्लाह के लिए, लोगों की मदद करें अल्लाह के लिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन इनाम देने वाला, सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला अल्लाह है। और हम जब परेशानियों का जिक्र करते हैं, हम जब मुश्किलात का जिक्र करते हैं, तो हमारे दीन में इसके लिए बहुत सारे हल मौजूद हैं। हमारे उलमाए कराम हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे काम आती हैं। तो आज हम बात करेंगे सूरह निसा और सूरह आले इमरान की अहमियत के बारे में, कि इनको पढ़कर, इनको समझकर हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी जो मसाइल हैं उनको दूर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में रहमतें बरकतें जो हैं उसका इजाफ़ा कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए ख्वाजा इरशाद फ़खरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इरशाद भाई, ये बताइए कि सूरह निसा और सूरह आले इमरान ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जिनको पढ़कर फ़ायदे बेशुमार, रहमतें, बरकतें, और इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के सारे मसाइल जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सूरह निसा के हवाले से कि इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए, और इसकी रहमतें, बरकतें और फ़ायदे जो हैं वो क्या क्या हैं। वैसे तो हमें पता है कि एक एक लफ्ज़ में जो है रहमत है, बरकत है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से एलिब्रेट कीजिए। जी अस्सलाम। देखें, सूरत निसा नाम से ही जाहिर है ये निसा ख़वातीन के बारे में सूरत है। तो हमारी बहनें जितनी भी परेशानियों का शिकार हैं, ख़ास तौर पर उनको जो बीमारियां हैं, अंदरूनी बीमारियां हैं, अगर 7 बार दम कर कर पानी पे वो पी लेंगी तो जितनी भी अंदरूनी बीमारियां हैं सब ठीक हो जाएगी। इसी तरह हमारी बहनें अक्सर शिकायत करती हैं कि हमारे शौहर हमसे नाराज़ रहते हैं, तो सूरत निसा पढ़कर पानी पे दम करके सिर्फ एक बार तो शौहर को पानी पिलाएंगे तो शौहर आप तमाम बातें मानेंगे। और अगर इसी तरह बच्चे ना फरमान है तो सूरत निसा पढ़कर बच्चों को पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी माँ बाप की फर्माबरदारी करेंगे। इसी तरह हमारी बहन अक्सर परेशान रहती हैं कि हमारे चेहरे खराब हो गए, हमारे चेहरे पे बहुत सारी निशानात आ गए हैं, तो चेहरे के हुस्न को बढ़ाने के लिए सूरत निसा पढ़कर अगर एक बार पानी पे दम करके पानी या करीम जो भी वो लगाए अपने फेस पे इस तरह फेस को धो लें या हाथ पे मसल के लगा लें तो इंशाअल्लाह उसमें भी शफायाब हो जाएंगे। और इसी तरह हमारी बहन अक्सर शिकायत करती हैं कि जी हमारी जो रिश्ते हैं वो नहीं हो रहे हैं और उसमें रुकावटें हैं, बंदिश है, तो सूरत निसा 7 बार पढ़कर अगर दम करके पानी पे पी लेंगी तो इंशाअल्लाह रिश्ते भी फौरन आ जाएंगे। और अगर इसी तरह सूरत निसा पढ़ते हुए कंघा करेंगी
तो इंशाअल्लाह उनके रिश्ते बहुत जल्द 3 माह से पहले अल्लाह पाक उनकी तमाम जो रिश्तों की मसाइल है हल फरमा देगा, रिश्तों की बंदिशें दूर हो जाएंगी और जो रिश्तों के मसाइल आ गए तो घर तक नहीं आ रहे, घर आ गए तो बात आगे नहीं बढ़ रही, अच्छा बात बन गई है तो निकाह नहीं हो रहा, निकाह हो गया तो रुखसती नहीं हो रही, ये तमाम मसाइल में सूरत निसा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तमाम इंसानों की गैबी मदद फरमाता है। सूरत निसा पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इसी तरह हमारी बहनें कहती हैं कि जी सूरत निसा हम पढ़ते हैं लेकिन कम तादाद में पढ़ सकते हैं, एक बार मुकम्मल नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ी तवील सूरत है, लिखना होता है, तो पानी पे पढ़ कर रख लें। एक बार कभी भी मौका मिले पढ़ के रख लें, वो पानी इस्तेमाल करते रहें और मजीद उसी पानी पे पढ़ते रहें, तो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसमें भी फायदा होगा। अच्छा सूरह निसा जो है, जी मैं ये पूछ रही थी कि अब जैसे आपने कहा ना कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी खवातीन हैं जो कहती हैं कि जी एक दफ़ा में अगर हम ना पढ़ सकें और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के पानी पर दम कर लें, तो ये बताएं ये भी तरीका ठीक है कि अगर आप एक दिन में पूरी सूरत पढ़ लें? जी, आयत भी एक आयत पढ़ने का टाइम मिला, एक आयत पढ़ ली सही और पानी पे दम कर दिया, फिर दूसरी आयत पढ़ ली, उस पे पानी पे दम कर दिया, इसी तरह फिर तीसरी आयत पढ़ ली और पानी पे दम कर दिया, तो ये भी आपको फायदा देगा। फर्फ में बरकतें और इनायात है और दुआओं की मकबूलियत, अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा हमारे लिए जरिया निजात भी है और जरिया मकबूलियत दुआ भी है। अल्लाह का कलाम पढ़कर हम दुआ मांग रहे हैं और खालिसन ईमान के साथ और यकीन के साथ अगर दुआएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा कामिल ईमान है कि आपका वो मसला हल हो जाएगा। इसी तरह हमारी बहनें अक्सर ये शिकायत करती हैं कि फला हमारा जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, जैसे मिसाल के तौर पर नंदों में और भाभी में लड़ाई है, वालदा में और बेटी में लड़ाई है, तो ये पानी पढ़कर दोनों को पिलाएं, इंशाल्लाह दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत। अच्छा ये बताइएगा कि अगर ये तो आपने बताया कि जिन खवातीन के, जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे वो सूरह निसा पढ़ सकती हैं और फिर वो पानी पे दम करके उसको पी सकती हैं, तो जाहिर है इंशाल्लाह उनके ज़रूर रिश्ते होंगे इसकी बरकत से। अच्छा ये बताएं कि अब जिन घरों में जो है घरेलू नाचाकी रहती है, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं या फिर एक हर वक्त इस तरह का माहौल है कि आपस में लोग एक दूसरे से खुश नहीं हैं, लड़ रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए कितनी दफ़ा पढ़नी चाहिए? लेकिन उससे पहले हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सबा, अस्मा बात कर रही हूँ जी। मेरे दो सवाल हैं मुफ्ती साहब से। एक तो ये है कि अगर घर पे बंदिश लगा दी जाए या इस तरह का अमल कर दिया जाए तो जादू वगैरह का घर के ऊपर, तो उसके तौर के लिए कुछ बता दी। और दूसरा मैंने ये पूछना है, सूरह नूर जो होती है कुरान पाक की, वो किस लिए पढ़ी जाती है? ठीक है, बिल्कुल ओके अस्मा, आपके दोनों सवाल जो हैं वो इरशाद भाई से पूछते हैं। इरशाद भाई, पहला तो सवाल इन्होंने कहा है कि सूरह नूर की अहमियत के हवाले से बताइए, और दूसरा अगर किसी ने जादू कर दिया या बंदिश कर दी तो उसका तोड़ क्या है? माशाल्लाह, हमारी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। सूरह नूर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे जी। और जो सबसे बड़ा सूरह नूर का फायदा, कोई शख्स चाहता है मेरे गुनाह माफ हो जाएं और मेरे दिल पे लगे हुए जो कदूरतें दूर हो जाएं, मैं अल्लाह की तरफ रागिब हो जाऊं, मैं नमाज पढ़ूं और मेरे बच्चे नमाज पढ़ें, बच्चे रागिब नहीं है और बच्चे नशे में मुलविस हैं, नशा कर रहे हैं, ये आदत नहीं कर रहे, अल्लाह की राह में नहीं चल रहे, तो सूरह नूर पढ़कर पानी पे दम करके बच्चों को पिलाएं, इंशाल्लाह बच्चे नेक और साले हो जाएंगे। और हमारी बहनें जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, सर हमारी बहनों की शिकायतें हैं, आजकल बहुत मसाइल है, औलाद नहीं है, बेटा है तो बेटी नहीं है, बेटी है तो बेटा नहीं है, तो जो भी जिस नीयत से पढ़ेंगे सूरह निसा को, इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें साहिब औलाद करेगा और जल्द से जल्द साहिब यानी नरीना औलाद अता फरमाएगा, बेटा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। सही। अच्छा ये जादू और बंदिश के हवाले से, और जादू के तोड़ के लिए सूरह निसा, जी 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 बताइए जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। जादू की तोड़ के लिए दूसरा सवाल था हमारी बहन का, निसा पढ़े और पानी पे दम करके उसे खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, और जिस घर में ये जादू के असरात नजर आ रहे हैं उस घर में भी छिड़कें, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा की बरकतों से मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, चले जी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए और आपने कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी देर में हम वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक। तो जिस तरीके से हम सूरह निसा और सूरह आल इमरान की अहमियत के ऊपर बात कर रहे हैं, इरशाद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने उनसे यही पूछा था कि जो ख़वातीन के रिश्तों के हवाले से उन्होंने बताया कि इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर घर में घरेलू नाचाकी है, हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और घर में हर कोई जो है एक दूसरे से खफा है, नाराज़गी है, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? जी इरशाद भाई बताइए। जी, सूरह निसा को पानी पे दम करके एक बार, चीनी पे दम करके एक बार, इसी तरह कोई भी मीठी चीज जो खाने में बनाए, चाय भी हो सकती है, उस पे दम करके वो अपने जो जो लोग लड़ रहे हैं उनको पिला दी जाए, तो इंशाल्लाह घर में राहत और सुकून के असबाब बनेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मुझे अल्लाह की बारगाह में, जैसे हमारी बहनों को अक्सर शिकायत रहती है कि हमने तो वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन हमारे काम है बन नहीं रहे, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, तो जो शख्स ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, मैं अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाऊं और अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाऊं, मेरी भी दुआएं कबूल हो, मेरी जो तमन्नाएं पूरी हो जाए, वो सूरह आले इमरान पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी तमाम दुआएं कबूल होंगी, तमन्नाएं कबूल होंगी, आरजू पूरी हो जाएगी, जो ख्वाहिश करेंगे वो पूरी हो जाएगी। जो दुआ के लिए हाथ बुलंद करने लिए, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए, जिसके लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उन कामों को भी बना देगा। सूरह आले इमरान जो शख्स एक बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआओं को मुस्तजाब अता फरमाता है, अल्लाह पाक उस दुआओं को कबूल कर लेता है, और जिस मकसद को रखे पढ़ा जाए वो मकसद अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, अल्लाह की बारगाह से वो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं कि जिस मकसद लेकर सूरह आले इमरान पढ़ता है। सही। और इसी तरह अक्सर लोग, आपने सुना होगा कि मैं नमाज की लिए जाता तो हूँ, लेकिन मुझे नमाज में खुशू खुजू हासिल नहीं होता, अल्लाह की वहदानियत के लिए मैं जुस्तजू तो करता हूँ, अल्लाह की तरफ रागिब तो होता हूँ, हाँ। लेकिन मुझे वो बरकतें, वो लज्जत, वो अता नहीं होती। आले इमरान पढ़े, उसे अल्लाह की बारगाह से कुर्ब भी हासिल होगा और उसको इबादत में लज्जत भी महसूस होगी, और वो सुकून, इत्मीनान और कल्बी सुकून महसूस करेगा कि जिससे जो नूर अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों को, अल्लाह के वलियों को मिला करता है इबादत में, ऐसा नूर मिले। अच्छा, नमाज में दिल ना लगना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना, स्ट्रेस में रहना, परेशान रहना, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इसके लिए बताइए इरशाद भाई। जी, सूरह आले इमरान जो भी इबादत से रग़बत ना हो, इबादत में दिल ना लग रहा हो, इबादत करने से बंदा दूर हो जाए, सूरह आले इमरान पढ़े। आजकल खासतौर पे माओ की बहुत शिकायत है कि हमारे बच्चे अल्लाह की तरफ नहीं आते, नमाज की तरफ नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते, दुरूद नहीं पढ़ते, तो माएँ बच्चों को सूरह आले इमरान पढ़ के दम करें, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चे नेक भी हो जाएंगे और अल्लाह की जुस्तजू में, अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे, अल्लाह की तस्बीहात में लग जाएंगे, और जो काम बच्चों के बन नहीं रहे होंगे वही पढ़कर दुआ मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने मुल्क से बाहर जाना है, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं शाह भाई, यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं भाई आपका रेगुलर कॉलर बात कर रहा हूँ, सदिया निगार राजा आजाद, बहुत शदीद बीमार हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता जी। हज़रत साहब से बताइए कि मैं दुरूद शरीफ, नमाज, हर चीज मेरी बायदगी से होती है, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल बिस्तर अलालत हूँ। आज जुमे के दिन खुसूसी दुआ का तलबगार हूँ, क्योंकि मैं अक्सर दराज से सांस अंदाज में बहुत शदीद तकलीफ में हूँ, और दोनों आंखों में मेरे कैटरिक भी है, और सांस का मर्ज मुझे कोई तकरीबन 40 साल से ज्यादा हो गया है, खत्म होके नहीं दे रहा है मेरा। बिल्कुल, आप राजाजाद साहब, आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, और आपको इस परेशानी मुसीबत से निकाले। ज़रूर इरशाद भाई जो है इसके लिए आपको बताएंगे कि आप क्या पढ़ सकते हैं, रूहानी तौर पर आपको क्या सुकून मिल सकता है, और साथ साथ आपका जो इलाज है, आप अपने इलाज की तरफ भी ज़रूर तवज्जो दें। इससे पहले भी इन्होंने कॉल की थी और इनकी तबीयत इसी तरह से थी, बस यही है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दें और ज़रूर आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें। इरशाद भाई, क्या इनको बताएंगे आप, ताकि इनको रूहानी तौर पर सुकून मिल सके, इनकी बीमारी दूर हो सके, इनकी परेशानी? देखिए, ये बहुत अच्छे टाइम पे इन्होंने फोन किया, और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हम सूरह आले इमरान और सूरह निसा दोनों सूरतों की फजीलत और अफादियत के बारे में बात भी कर रहे हैं, तो ये दोनों सूरतों की तिलावत करके सुने भी और उसके बाद पानी पे दम करके पिए भी,
तो मेरे अल्लाह ने चाहा अगली जब हम नशिस्त करेंगे जी। कुरान की बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको शफाए कामिला भी देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जी। बिल्कुल और हम डिस्कस कर रहे थे जितने भी बच्चे माएँ हमारी परेशान रहती हैं जी। कि बच्चे इबादत की तरफ राग़िब नहीं होते हाँ। और बच्चे परेशान नहीं होते, परेशान होते हैं। हम माएँ परेशान होती हैं, बच्चे इबादत नहीं कर रहे होते और अगर इबादत कर रहे होते हैं तो उनके बहुत सारे काम हैं जो रुके हुए हैं, ख़ास तौर पे मुझसे बाहर जो बच्चे जाना चाहते हैं। तो वो सूरह निसा के साथ-साथ अगर हमारी बेटियां तो सूरह निसा पढ़ें और अगर बेटे मुल्क से बाहर तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो सूरह आले इमरान पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक के कलाम की बरकत से इंशाअल्लाह सूरह निसा और सूरह आले इमरान की बरकत से ज़रूर वो मुल्क से बाहर सफ़र भी करेंगे और कामयाबियां भी समेटेंगे और इबादत में दिल भी लगेगा, रग़बत भी होगी, अल्लाह की बारगाह में जुस्तजू के मुतलाशी भी होंगे और फिर जब आप दुआ मांगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैंने अभी मुंह से निकाला ही था तो मेरी बात कबूल हो गई, ऐसा लगेगा मैंने अभी कहा ही था तो कबूल हो गई। और जो शख्स मुसलसल इसकी तिलावत रखेगा तो आम मुशाहिदा करेगा कि उसने कहा कि जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह की कलाम की बरकत से उसका फायदा भी हो जाएगा और उसका काम भी बढ़ेगा। जैसे अभी हमारे कॉलर शरीक हुए और वो कहते हैं कि हम बहुत बीमार हैं, हाँ। तो मेरी दुआ भी है उनके लिए और इंशाल्लाह मैं आपको ये अल्लाह के कलाम की बरकत से पढ़ने का फायदा भी बता रहा हूँ। ये एक बार कर लेंगे तो अगली बार इन्होंने ही कहना है, ये खुद कॉल करके बताएंगे कि इंशाल्लाह इनको फायदा हुआ। अल्लाह की कलाम की बरकत से इंशाल्लाह सूरतुन निसा हाँ। और दूसरी सूरत सूरह आले इमरान दोनों को एक एक बार करके तिलावत करके सुने भी और पानी पे दम करके पिए भी, इंशाल्लाह अल्लाह शफाअत अता फरमाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे वालिदैन परेशान होते हैं कि उनके यहाँ औलाद तो होती है लेकिन वो नाफरमान होती है, औलाद होती है लेकिन वो औलाद के दुख में मुब्तला होते हैं और वो ये कहते हैं जी हमारी औलाद हमारी बात नहीं सुनती या हमने अपनी औलाद के लिए जितना कुछ किया है ना औलाद हमें उस तरीके से समझती नहीं है और औलाद उस तरीके से इज़्ज़त नहीं करती। वालिदैन को कुछ नहीं चाहिए होता, प्यार और इज़्ज़त ही चाहिए होता है, तो औलाद फर्माबरदार रहे इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए पेरेंट्स को? ये ना हर घर में यही एक बहुत बड़ा मसला रह गया जी। और मैं आपको अगर आप सूरतुन निसा को तिलावत करके बच्चों को पानी पे दम करके पिलाएंगे, बच्चे आपके फर्मा बरदार होंगे, ना सिर्फ फर्मा बरदार होंगे आपके और बल्कि आपके दीन के फर्मा बरदार होंगे, दीनदार बन जाएंगे और इबादत में रग़बत इख्तियार करेंगे, पढ़ाई में रग़बत इख्तियार करेंगे और ज़हन को सूरतुन निसा, अगर बच्ची है तो सूरतुन निसा ज़हन को बच्ची के लिए कवी करने के लिए, ज़हन को हाफ़िज़े को तेज करने के लिए बहुत अच्छी है। और अगर बच्चा है तो सूरह आले इमरान पढ़ के बच्चे के सर पे ऐसे हाथ रख के सूरह आले इमरान पढ़े तो उसका ज़हन एक बार खाली वो पढ़ लेगा, वो याद हो जाएगा, एक बार सुन लेगा उसे याद हो जाएगा और ज़हन हाफ़िज़ा इंशाल्लाह कवी हो जाएगा, जो सुन लेगा जो देख लेगा वो उसे याद रहेगा। और हमारे बच्चे खास तौर पर बहुत परेशान होते हैं कि इम्तिहान के दिन है याद नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक बार सूरह, अगर बच्चे हैं तो सूरह आले इमरान और अगर बच्चियां हमारी तो सूरह निसा एक एक बार पढ़कर पानी पे दम कर लें या फिर सर पे ऐसे हाथ रखकर पढ़े तो इंशाल्लाह हाफ़िज़ा भी तेज हो जाएगा और बच्चे फर्मा बरदार भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़िद करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको ज़िद चढ़ी हुई होती है, बीमार रहते हैं, बार बार उनको नज़र लग जाती है, तो उनके लिए क्या है, कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए और क्या कुछ जो है वो वालिदैन को करना चाहिए? देखिए अब बच्चा हो गया बीमार तो पानी आपके पास सूरतुन निसा का रखा हुआ है तो वो बच्ची के लिए रख लें और सूरह आले इमरान का पानी पढ़ के रखें, वो बच्चे के लिए रख लें। तो जितनी भी औलाद के मसाइल हैं, जितने भी बीमार हो गए, नजर हो गई, खास तौर पर छोटे जो हमारे बच्चे 2 माह के 4 माह के, इनको अक्सर असली उतर जाती है। असली हो जाए बच्चा रात को बहुत देर से दर्द हो रहा है, बहुत रात गए हैं, आप कहीं ले जा नहीं सकते डॉक्टर के पास, तो सूरतुन निसा का पानी जो पड़ा हुआ है उसके चंद बूंदे उस बच्चे को पिला दें, वो फौरन ठीक हो जाएगा। इसी तरह आजकल मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें बच्चे खास तौर पर उनके पेट में दर्द होता है, ये इस मौसम में, ये जो सर्दियों का मौसम है, तो वही 2 बूंदे बच्चों को पिला दें तो इंशाल्लाह बच्चे का दर्द, पेट का दर्द दूर हो जाएगा। अगर बच्चा है तो सूरतुल आले इमरान और अगर बच्ची है तो सूरतुन निसा पढ़ा हुआ पानी पिलाएं, इंशाल्लाह शफायाब हो जाएंगे। शफायाब हो जाएंगे। अच्छा जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए और घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नज़र लग गई है, बंदिश है, जादू है, उस हवाले से बताएं, रिस्क की तंगी है। माशाल्लाह देखिए सूरतुन निसा 11 लोग, 21 लोग, 41 लोग अगर बैठकर ऐसी खातून पे पढ़ें सूरतुन निसा 11 लोग,
21 लोग या 41 लोग ऐसी खातून पे पड़े जिसे डॉक्टर ने लाइलाज मर्ज करार दे दिया हो, वो पढ़कर दम करे, पानी पे दम करके वो पिलाए। और इसी तरह कोई मर्द हजरात है, इसी तरह कोई मेल है और उसको सिमिलर इसी तरह लाइलाज मर्ज हो गया कोई ऐसा जिसका इलाज डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं है, तो इसी तरह 11 लोग, 21 लोग या 41 लोग बैठ के एक नशिश में पानी पे दम करके या उस मरीज पर बराह रास्त पड़े तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफाए कामिला अता फरमाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इन सूरतों की और बरकत खास से तौर पर ये जो बंदिश के मामलात आते हैं और जादू टोने के मामलात आते हैं, इसमें तो ये दोनों सूरतें बहुत बहुत ज्यादा अफादियत रखती हैं। ऐसे जादू टोने जिनका इलाज मुमकिन नहीं हो, आमलीन के बाद आप जा के थक गए हो, तो ये इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के कलाम की बरकत से उन्हें शफाए कामिला मिलेगी, नजर बद भी दूर हो जाएगी, जादू भी दूर हो जाएंगी और असरात का भी मामला इसी अल्लाह के कलाम को पढ़ने से आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपके टाइम के लिए। और बात यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम रूहानी तौर पर जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और हम हमारी जो रूहानियत है हम उसको बढ़ाकर जो है वो अपने लिए कितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, अपनी दुनिया में भी और अपनी आखिरत के लिए भी कितनी चीज़ें जमा कर सकते हैं। तो बस दूसरों के साथ अच्छे से रहिए, दिल बड़ा कीजिए, अफू दरगुजर से काम लीजिए। माफ़ करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा जी, आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, देखते रहिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए।